जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको हेवन ऑफ अर्थ यानी धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर टूर पर लेके जाने वाला हूं और साथ ही आपको कश्मीर टूर से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। लाइक कश्मीर कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ होटल एंड हाउस बोट के क्या रेट रहते हैं, कश्मीर में आपको कहां कहां घूमना चाहिए, यहाँ विंटर का व्यू कैसा रहता है एंड समर का व्यू कैसा रहता है, यहाँ होने वाली लूटमार से आप कैसे बच सकते हैं और वीडियो के अंत में बात करेंगे कि पूरा कश्मीर घूमने में आपका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। तो मैं हूं गुलशन और आप देख रहे ट्रिपल सन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें कश्मीर पहुंचने की तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें श्रीनगर एक बड़ा शहर है और पूरा कश्मीर घूमने के लिए आपको सबसे पहले यही श्रीनगर पहुँचना होगा। श्रीनगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि श्रीनगर सभी चीजों में वेल कनेक्टेड है। तो श्रीनगर पहुँचने के लिए आपके पास 3 मार्ग है, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन और बाय रोड। तो अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आना होगा और वहाँ आपको बस या टैक्सी इजीली मिल जाएगी। बस वाले आपसे 400 से 500 लेंगे और टैक्सी वाले आपसे 1200 से 1500 लेंगे और वो आपको श्रीनगर पहुँचा देंगे। और वही अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के बाद कश्मीर घूमने वाले हैं तो कटरा स्टेशन के पास से आप बस या टैक्सी के थ्रू श्रीनगर आ सकते हैं। तो अगर आप बाय एरोप्लेन आना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है क्योंकि श्रीनगर में ही एयरपोर्ट है, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप डायरेक्ट श्रीनगर ही पहुँचेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपका अगर प्रीपेड सिम है तो यहाँ नहीं काम करेगा, जिसकी बात मैंने अपने माता वैष्णो देवी यात्रा वाले वीडियो में भी की है। तो आप यही कोई मोबाइल शॉप में पोस्टपेड सिम खरीद सकते हैं या फिर अपने ही सिटी से पोस्टपेड सिम खरीद के आ सकते हैं। आप यहाँ पोस्टपेड सिम लेंगे तो वो आपको 700 से 800 में मिलेगा और अगर आप अपने सिटी से लेकर आएंगे तो वो आपको यहाँ के कंपैरिजन में काफी सस्ता में मिल जाएगा। तो अब आप श्रीनगर कश्मीर पहुँच गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आप श्रीनगर में हाउस बोट या होटल्स कहाँ लें और उसके क्या रेट रहते हैं। तो दोस्तों, श्रीनगर में डल लेक यहाँ का मेन सेंटर है, तो आप इसके पास में होटल ले सकते हैं। आपको यहाँ 1000 पर डे के हिसाब से होटल से स्टार्ट हो जाते हैं और आप अपने बजट के हिसाब से आप यहाँ 3000, 5000, इवन 10,000 तक के होटल ले सकते हैं। और अगर आप हाउस बोट में रहना चाहते हैं तो हाउस बोट आपको 2 से 3000 पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हाउस बोट डल लेक के ऊपर बोट पर बना हुआ सुंदर सुंदर घर है और अगर आप कश्मीर घूमने आए हैं तो डल लेक के ऊपर बना ये प्यारा सा हाउस बोट का एक्सपीरियंस एक बार जरूर ले। अगर आप हाउस बोट में स्टे करना चाहते हैं तो आपको टैक्सी वाले को डल गेट के पास ड्रॉप करने बोले, ना कि डल लेक के पास, क्योंकि आप अगर डल लेक बोलकर आएंगे तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे। इसलिए आप डल गेट बोलकर आ जाइए डल गेट के पास में। यहाँ आपको शिकारा बोट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको डल लेक के ऊपर बोटिंग का एक्सपीरियंस देते हुए हाउस बोट पहुँचा देंगे। तो अब आप श्रीनगर कश्मीर भी पहुँच गए और होटल या हाउस बोट भी ले लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आप कश्मीर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, कश्मीर घूमने के लिए कार लेनी पड़ेगी जो आपको 2000 से 2500 पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, जिसमें 2 लोग, 3 लोग, इवन 4 लोग तक बैठ सकते हैं। और आप अगर अपना ट्रिप खुद से प्लान कर रहे हैं तो श्रीनगर के TRC टैक्सी स्टैंड से आपको जितने दिन के लिए टैक्सी चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप टैक्सी लेकर सुबह सुबह निकल जाइए कश्मीर के बेहद ही खास और खूबसूरत पैलेस गुलमर्ग के लिए, जो 8500 फीट की ऊंचाई पर है और श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आपका 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। रास्ते में आपको बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है। जब आप विंटर में आएंगे तो आपको पूरे रास्ते स्नो ही स्नो दिखने वाला है और अगर आप समर में आएंगे तो आपको हरे भरे खूबसूरत रास्ते देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ गुलमर्ग में घूमने के लिए टोटल 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है फेस 1 जो लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और दूसरा पॉइंट है फेस 2 जो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। और इतनी हाइट पर जाने के लिए आपको यहाँ के केबल कार यानी गोंडोला का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप गुलमर्ग पहुँचेंगे तो आपकी कार एक पॉइंट के बाद पार्क करनी पड़ेगी और आगे 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी और ये चढ़ाई आप 200 से 300 देकर लोकल टैक्सी के थ्रू या पोनी यानी घोड़े के थ्रू या फिर पैदल भी कर सकते हैं। जब आप 1 से 1.5 किलोमीटर की जर्नी पूरा करोगे तो आपको गोंडोला स्टैंड देखने को मिलेगा जो आपको ऊपर फेस 1 और फेस 2 पर लेकर जाएगा।
तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं गोंडोला के थ्रू फेज 1 और फेज 2 तक जाने में कितना टिकट लगता है। तो अगर आप फेज 1 जाएंगे तो उसका टिकट 810 लगता है और अगर आप फेज 2 जाते हैं तो उसका 1010 लगता है। यानी अगर आप दोनों फेज पर जाना चाहते हैं तो आपके टोटल लगेंगे 1800 अप एंड डाउन के। तो चलिए अब हम जाते हैं ऊपर की ओर और दिखाते हैं ऊपर क्या क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ की जो टिकट है वो आप कैसे बुकिंग करोगे। तो वेबसाइट का नाम है www.jammukashmircablecard.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जहाँ से जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और जब आप यहाँ आओगे तो गोंडोला के लिए इतनी लंबी लाइन देखकर आप परेशान हो जाओगे। तो कोशिश कीजिए 12 बजे से पहले यहाँ पहुँचने की और फिर आप इस केबल कार में बैठकर आप इंजॉय कीजिए इंडिया की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली इस केबल कार को। और आई थिंक ये नजारा आपको पूरे इंडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। और फिर आप इस केबल कार से पहुंच जाइए गुलमर्ग के फेज 1 पर। तो चलिए दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गुलमर्ग के फर्स्ट टॉप पॉइंट फेज 1 पर। फेज 1 को कंगडोरी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई मैंने पहले ही बता दिया है 3050 मीटर, जो फीट में होते हैं 10,000 फीट। तो चलिए मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ। और जब आप विंटर में यहाँ आओगे तो विंटर में ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और जब आप समर में आओगे तो फेज 1 की खूबसूरती कुछ इस तरह दिखाई देगी। हर सीजन का यहाँ एक अलग ही रूप दिखाई देगा, इसलिए तो कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। विंटर में आप यहाँ के स्नो में अपने फैमिली के साथ मस्ती कर सकते हैं और समर में आप यहाँ के हरी भरी हरियाली में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच शहर के शोर शराबा से दूर मस्त शांति में रिलैक्स कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और फेज 1 की एक्टिविटी मच बेटर होती है एज कम्पेयर टू फेज 2। इन सब एक्टिविटीज के रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप स्कीइंग करना चाहते हैं तो वो आपको 500 से 700 में मिल जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम स्कीइंग करते हैं तो कई बार गिरते हैं और जब आप अच्छे से सीख जाते हैं फिर उसका अलग ही मजा मिलता है। स्कीइंग के अलावा आप स्नो बाइक ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको गुलमर्ग के वादियों का लुत्फ उठाना है तो आप स्नो बाइकिंग जरूर ट्राई करें। स्नो बाइक आपको शॉर्ट राइड के लिए 1000 में मिल जाएगा और लॉन्ग राइड के लिए आपको 1500 में मिल जाएगा। लेकिन सारी एक्टिविटीज कम रेट्स में भी मिल जाएगी। ये आपकी बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने लूटमार की बात की थी, तो जी हाँ, कश्मीर में लूटमार बहुत होती है। हर चीज के रेट्स आपको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और ये रेट्स 2x 3x नहीं बल्कि 5x 10x तक बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। सपोज राइट, अगर कोई चीज के रेट्स 2000 बता रहे हैं तो उसका एक्चुअल रेट्स मात्र 200-400 होता है और आपके मांगने पर वो आपको एक्चुअल रेट में भी दे देंगे। इसलिए आपको बार्गेनिंग करने आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाना चाहते हैं तो आप स्लेजिंग से जा सकते हैं। इसका कॉस्ट 400 रुपया रहता है और फिर आप यहाँ बम्पर राइड यानी ट्यूब राइड भी कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आप यहाँ बहुत से एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो आप फेज 1 पर एंजॉय करने के बाद आप फेज 2 पर जा सकते हैं। लेकिन फेज 2 पर जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपका एज 60 प्लस है या फिर अगर आपको दिल की बीमारी या अस्थमा है तो आप फेज 2 पर ना जाएं, क्योंकि सेकेंड फेज की हाइट काफी ज्यादा होती है, जिससे यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है और जिससे इन लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं फेज 2 पर। फेज 2 को पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 3950 मीटर है, जो फीट में होते हैं 13,000 फीट। तो चलिए मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप जनवरी, फरवरी या मार्च में आ रहे हैं तो आप फेज 2 पर ना आए, या फिर अगर आप फेज 1 पर आपको अच्छी खासी स्नो देखने को मिले तो आप अगर बजट में ट्रेवल कर रहे हैं तो सेकेंड फेज पर ना आए। इससे आपका 1000 रुपया बच जाएगा। जनरली लोग फेज 2 पर स्नो के लिए आते हैं, तो अगर आपको स्नो फेज 1 पर ही मिल जाए तो फेज 2 पर ना आए, और अगर आपको फेज 1 पर स्नो ना देखने को मिले तो आप फेज 2 पर आ सकते हैं। जब आप फेज 2 पर आओगे तो आपको यहाँ बहुत सारे स्नो देखने को मिलेगा और लगभग 13,000
3000 फीट की ऊंचाई पर आकर आपको ऐसा लगने लगेगा कि सच में आप किसी जन्नत में हो। एंड इतनी ऊंचाई पर आने के बाद यहाँ पहाड़ और बादल मानो सब कुछ आपके कदमों में होगा। एंड सीरियसली दोस्तों, ये मूवमेंट आपका लाइफ का बेस्ट मूवमेंट होगा। फेज 2 को विजिट करने के बाद आप वापस फेज 1 पर आ जाएं और यहाँ से आप गोंडोला के थ्रू नीचे ना जाकर स्नो बाइक के थ्रू नीचे गोंडोला स्टैंड तक जाएं। इसका एक्सपीरियंस सच में औसम है। इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तकरीबन 2500 से 3000, लेकिन इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो हो सके तो इसका एक्सपीरियंस जरूर ले। एंड इस ब्यूटीफुल गुलमर्ग को विजिट करने के बाद आपको सीधा निकल जाना है कश्मीर के एक और मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस के लिए। और दोस्तों, आपको पूरे रास्ते में इसी तरह के नजारे देखने को मिलेंगे, जिसमें चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो मिलने वाली है। और अभी हम वैसे जा रहे हैं ड्रंग वाटरफॉल के लिए, जो पूरा वाटरफॉल जमा हुआ होता है। और इस वाटरफॉल को आप गुलमर्ग जाने से पहले विजिट कर सकते हैं। तो जब आप श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ जाओगे तो रास्ते में एक पॉइंट आता है टंगमर्ग, और वही टंगमर्ग से आपको एक 4x4 कार लेनी होती है, जो लगभग आपको 1 से 1500 में मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको ATV बाइक्स 700 से 900 रुपया पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगी। एंड टंगमर्ग से ड्रंग वाटरफॉल का टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। तो फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ड्रंग वाटरफॉल। पूरा जो वाटरफॉल है फ्रोजन है, तो यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ड्रंग वाटरफॉल का एरिया। तो अगर आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी में यहाँ पर आते हो तो आपको सेम इसी तरह से दिखने वाला है यह ड्रंग वाटरफॉल। और बाकी के महीने में अगर आप आते हो तो बर्फ से जमी वाटरफॉल पिघल जाती है। फिर आप पूरा दिन गुलमर्ग एंड ड्रंग वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद आप श्रीनगर अपने होटल चले आएं। और अगले दिन आप निकल जाइए सोनमर्ग के लिए, जो श्रीनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप सोनमर्ग के लिए निकलोगे तो रास्ते में आपको गगनगिर नाम के एक जगह मिलेगा। यहाँ आपको अपने कार को पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल कार या टैक्सी को आगे नहीं जाने दिया जाता है। सिर्फ वही कार को आगे जाने दिया जाता है जिसके पहिया में चैन लगे होते हैं। इसलिए यहाँ से आपको चैन लगी वाली टैक्सी लेनी पड़ेगी। जब आप श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत माउंटेन्स एंड रिवर देखने को मिलेगा, जहाँ आप रुक कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कई जगह सेब के पेड़ का बगीचा भी देखने को मिलेगा, जहां से आप सेब खरीद सकते हैं, सेब के जूस पी सकते हैं और सेब की इस प्यारी सी बगीचा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए कश्मीर की वन ऑफ द बेस्ट पैलेस सोनमर्ग में। यहाँ का व्यू आपको कुछ इस तरह दिखाई देने वाला है। और वही समर में ये सोनमर्ग आपको कुछ इस तरह दिखाई देने वाला है। और यहाँ आपको बर्फ की बड़ी बड़ी लेयर्स देखने को मिलेगी। जब आप रास्ते में आ रहे होंगे तो आपको कम बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप इन ठंडी जगहों पर जाएंगे तो आपके फेस ड्राई हो सकते हैं, तो आप अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगा कर जाएं। और अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मॉइस्चराइजर के अलावे और भी चीजें जिसकी जरूरत आपको घूमने वक्त हो सकती है, वो सारी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लें। तो अब आते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, सोनमर्ग पहुंचते ही सबसे पहले आपको शूज यानी बूट्स ले लेना है, जो आपको 100 से 200 रुपया में मिल जाएगा। और अगर आप स्नो कोट लेना चाहते हैं तो वो आपको 200 से 250 में मिल जाएगा। बात करें एडवेंचर एक्टिविटीज की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे एडवेंचर
एक्टिविटीज कराए जाते हैं। और ये एक्टिविटीज क्या क्या हैं और इसके चार्जेस क्या हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जानते हैं सोनमर्ग में कौन कौन से फेमस टूरिस्ट पैलेसेज हैं। तो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है थाजीबाज ग्लेशियर्स, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप स्नो बाइक्स के थ्रू जा सकते हैं, जिसके लिए स्नो बाइक्स वाले आपसे 2000 चार्ज करेंगे और वो आपको लास्ट पॉइंट तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा आप स्लेज गाड़ी से जा सकते हैं। ये एक तरह की हाथ गाड़ी होती है। इसमें आगे एक रस्सी लगी होती है जिसे एक आदमी आपको बैठाकर खींचेंगे और आपके पीछे एक आदमी होंगे जो आपको आगे पुश करेंगे। इसका पर पॉइंट चार्ज 300 से 500 रहता है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स बढ़ाते हैं और टाइम बढ़ाते हैं तो इसके चार्जेस भी बढ़ सकते हैं। स्लेज गाड़ी का एक्चुअल मजा आपको तब आएगा जब वो आपको ऊंचाई से नीचे ढुलाएंगे। और वही अगर आप समर में आते हैं तो आप स्नो बाइक्स और स्लेज गाड़ी की जगह पौनी यानी घोड़े के थ्रू जा सकते हैं। और इसके लिए पौनी वाले आपसे 1000 से 1500 चार्ज करते हैं। और वे आपको थाजीबाज ग्लेशियर्स, सत्ते पर सत्ता मूवी के शूटिंग पॉइंट, 0 पॉइंट, रिवर क्रॉसिंग जिप लाइन और बजरंगी भाईजान मूवी के बॉर्डर वाली सीन के शूटिंग पॉइंट जैसे बहुत से अट्रैक्शन लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्लेज गाड़ी के थ्रू चलते हैं सोनमर्ग की अट्रैक्शन को एंजॉय करने। आप स्लेज गाड़ी के अलावा स्नो बाइक्स या घोड़े से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं थाजीबाज ग्लेशियर, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका ऊंचाई लगभग 9000 फीट है। आप यहाँ पर ट्रेकिंग करके भी पहुँच सकते हैं, जिसका अपना एक अलग ही मजा है। जब आप विंटर में थाजीबाज ग्लेशियर जाओगे तो वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। और समर में कुछ इस तरह दिखाई देगा। थाजीबाज ग्लेशियर्स के बाद आप चले आइए बजरंगी भाईजान मूवी के शूटिंग पॉइंट, जहां मूवी में मुन्नी लास्ट में चिल्लाती है और दोनों साइड भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है। वही सीन यही लिया गया था और तब से इस जगह को बजरंगी भाईजान मूवी शूटिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद आप आ जाइए सत्ते पर सत्ता मूवी के शूटिंग पॉइंट। यहाँ पर पुरानी मूवी सत्ते पर सत्ता का सीन लिया गया था, जिसमें हीरो एक झोपड़ी में रहते हैं और वो झोपड़ी यहीं पर रहता है। झोपड़ी दूर से दिखाई नहीं देती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उस झोपड़ी को दूसरे साइड बना दिया है। इसके बाद आप सरवल टूरिस्ट विलेज जा सकते हैं, जो कि कश्मीर का लास्ट विलेज है। जब आप विंटर में इस गांव में आओगे तो यहाँ कोई नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होने के कारण लोग यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप समर में आओगे तो यहाँ लोग भी देखने को मिल सकते हैं। सरवल टूरिस्ट विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद आप चले आइए बालटाल वैली। बालटाल वैली के सबसे खास बात यह है कि यहीं से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और यहीं से आगे पैदल अमरनाथ यात्रा करना पड़ता है। यहीं आपको एक और फेमस अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो है जोजिला पास। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता निकलता है उसे पास बोलते हैं। दोस्तों, जोजिला पास कश्मीर के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ी मार्ग है, जो श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। और जोजिला पास के बाद आप चले जाएं 0 पॉइंट। 0 पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद आप कुछ झील भी देखने जा सकते हैं, जिनके नाम स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। जब आप समर में जाओगे तो ये लेक के पानी नॉर्मल रहेंगे, लेकिन वही अगर आप विंटर में जाएंगे तो यहाँ स्नो ही स्नो देखने को मिलेगा और आधा लेक बर्फ बने होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा लेक ही बर्फ बन जाता है। तो इन सारी जगहों को कवर करने के बाद अगर आपको टाइम बचे तो स्क्रीन पर और भी प्लेसेस के नेम शो हो रहा होगा, तो आप सोनमर्ग में यहाँ भी जा सकते हैं। तो आप सेकेंड डे में सोनमर्ग को एक्सप्लोर करने के बाद आप चले आइए श्रीनगर अपने होटल में और सो जाएं। और नेक्स्ट डे यानी थर्ड डे में आप कहीं और नहीं बल्कि श्रीनगर को ही एक्सप्लोर करने निकल जाइए। तो आप सबसे पहले आ जाइए शंकराचार्य टेम्पल, जो शिव जी का एक मंदिर है, जो कि 8th सेंचुरी में
में आदि शंकराचार्य जी द्वारा बनवाया गया था। यहाँ एक पॉपुलर सॉन्ग जय जय शिव शंकर गाने की शूटिंग भी हुई थी। ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि जहाँ से श्रीनगर सिटी का प्यारा नजारा देखने को मिलेगा, वो आप हरगिज मिस ना करें। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आप चले आइए परी महल। परी महल को द पैलेस ऑफ फेरीज यानी परियों का महल भी कहा जाता है। यह महल हरे भरे पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। जब आप परी महल में विंटर में विजिट करेंगे तो आपको इसके छत पर स्नो ही स्नो देखने को मिलेगा और पेड़ सूखे जिस पर हल्के हल्के स्नो देखने को मिलेगा। और वही अगर आप समर में परी महल आओगे तो आपको यहाँ बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स और विदेशी फलों के बागान देखने को मिलेंगे। यह महल इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से आपको पूरे श्रीनगर शहर का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। परी महल को एक्सप्लोर करने के बाद आप चले आइए श्रीनगर के गार्डन्स को एक्सप्लोर करने। तो आप सबसे पहले आ जाइए चश्मा शाही गार्डन। यहाँ का एंट्री टिकट 25 रुपीज पर पर्सन है और यहाँ का विजिटिंग टाइम सुबह 9 बजे से शाम के सनसेट तक होता है। वैसे तो यह एक छोटा सा गार्डन है, लेकिन ये जो पीछे माउंटेन देख रहे हो ना, उसकी गोद में बना हुआ प्यारा सा चश्मा शाही गार्डन आपका दिल जीत लेगा। जब आप विंटर में यहाँ विजिट करेंगे तो आपको यहाँ फ्लावर्स तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके जगह पर स्नो देखने को मिलेंगे जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। और वही अगर आप अप्रैल या उसके आसपास के महीने में आते हैं तो कश्मीर के हरे गार्डन में आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। चश्मा शाही गार्डन में कुछ समय बिताने के बाद आप चले आइए निशात बाग, जिसे मुगल गार्डन भी कहते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम प्राइस में एंट्री टिकट मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको समय की कमी हो और कोई एक ही गार्डन घूमना हो तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा बड़ा गार्डन है। निशात गार्डन के पीछे आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे और सामने डल लेक और बीच में ये प्यारा सा निशात गार्डन, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपका दिल जीत लेगा। निशात गार्डन को एक्सप्लोर करने के बाद आपको निशात गार्डन के सामने ही आपको निशात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जहाँ से आप केसर, ड्राई फ्रूट्स, क्लॉथ्स, सॉल एक्सेट्रा चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चले आइए शालीमार गार्डन। इस गार्डन को पहले फरा बख्श के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम शालीमार बाग पड़ गया। यहाँ हाल ही में बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अप्रैल में कश्मीर घूमने आए हैं तो आप टूलिप गार्डन जा सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में ट्यूलिप फ्लावर्स खिलते हैं। यह एक मस्ट विजिट पैलेस है जहाँ आप जरूर जाएं। ट्यूलिप गार्डन का फुल नेम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है और इसका एंट्री टिकट 80 से 100 रुपया के बीच में रहता है और यहाँ पर आप 1.5 मिलियन से भी ज्यादा फ्लावर्स देख सकते हैं। श्रीनगर के इन पैलेसेज के अलावा और भी पैलेसेज हैं जहां आप घूम सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप यहां भी जा सकते हैं। फिर आप शाम के 4 बजे आ जाइए डल लेक फॉर शिकारा राइड। दोस्तों, डल लेक लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ आप शिकारा राइड कर सकते हैं, जो पूरे श्रीनगर का सबसे फेमस बोट राइड है। शिकारा राइड के लिए 600 से 700 लेते हैं, जिसमें आप 3 से 4 लोग घूम सकते हैं, यानी पर पर्सन 200 से 250 पड़ता है। लेकिन अगर आप 2 लोग हैं तो 300 से 350 पर पर्सन पड़ेंगे। डल लेक में आप शिकारा राइड का मजा लेते हुए आप बहुत से प्लेसेस जा सकते हैं, जैसे मीना बाजार, जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। मीना बाजार के बाद आप चार मीनार जा सकते हैं। दोस्तों, चार मीनार डल लेक के बीचों बीच में एक बहुत ही खूबसूरत आइसलैंड है, जहां आप जा सकते हैं और यहां अपनी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। चार मीनार के बाद आप नेहरूज पार्क जा सकते हैं, जो कि डल लेक में एक छोटा सा आइसलैंड पार्क है। इसके बाद आप डल लेक के ऊपर बने इन विलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि डल लेक 26 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। तो बेसिकली उस 26 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में विलेजेस भी हैं। जहां जाकर आप उनके रहन सहन को देख सकते हैं।
इन विलेजेस के बीच फ्लोटिंग मार्केट भी लगता है जिसमें सब्जी और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स भी बिकते हैं जो आप यहाँ खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिकारा राइड कर रहे हैं तो कश्मीर के फेमस चाय काबा को जरूर ट्राई करें। तो इस तरह आप डल लेक में शिकारा राइड का आनंद लेते हुए अपने तीसरे दिन के इवनिंग को बिता सकते हैं। अब हम फोर्थ डेज में जाएंगे अनएक्सप्लोर पैलेस को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है दूध पथरी, जिसे बेली ऑफ मिल्क भी कहते हैं। और आगे हम ये भी जानेंगे कि इसे दूध पथरी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप दूध पथरी कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप श्रीनगर एयरपोर्ट के पास आ जाएं। वहां से जो बरगांव वाला रास्ता है वो रास्ता पकड़कर आप बरगांव, यशगांव और खानसाब होते हुए दूध पथरी पहुंच जाएंगे। एक पॉइंट के बाद आपको अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि जो रास्ता है ना वहाँ पर बैक आइस हो गई है, तो आगे आपकी कार नहीं जा पाएगी। तो आगे आप एटीवी बाइक्स या फिर पोनी राइड से जा सकते हैं। यहाँ एटीवी बाइक्स के लेते हैं 3000 और पोनी राइड के 2000 लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप आ जाइए फ्लावर वैली, जहाँ समर के सीजन में आपको यह जगह अलग अलग फ्लावर से भरी हुई मिलेगी। उसके बाद आप आगे बढ़ते हुए आ जाएं दूध पथरी के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां आपको यहाँ के टूरिज्म से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आगे आप पहुंच जाइए परिहास मीडो, जो बहुत बड़ा खुला मैदान है जो फिलहाल स्नो से भरा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर स्नो बाइक और स्लेज जैसी एक्टिविटीज भी एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों यहाँ सराउंडिंग माउंटेन्स के नज़ारे इतने सुंदर कि क्या कहना। फिर आप आ जाइए अगले पॉइंट शेल्टर शेड, जिसे शाही पिंग भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ के घर मिट्टी और लकड़ी से बने हैं। विंटर के सीजन में यहाँ के लोग नीचे शहर में रहने चले जाते हैं। और हाँ, यहाँ आपको कुछ बंदर भी देखने को मिलेंगे जिसे कुछ खिलाना कंपलसरी है। फिर आप आगे बढ़ते हुए पहुँच जाइए जिगजैग पॉइंट, जिसे राजी पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ के रास्ते देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि इसे क्यों जिगजैग पॉइंट कहते हैं। और वैसे इसी जगह पर आलिया भट्ट की मूवी राजी की भी शूटिंग हुई थी, इसलिए इसे राजी पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद आगे आपको धोबी घाट भी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको जो पत्थर दिख रहे हैं ना, इसे ही धोबी घाट कहते हैं, जहाँ लोग कपड़े धोते हैं लेकिन समर में। अब आप आगे बढ़कर पहुँच जाइए दूध पथरी के सबसे बेस्ट जगह को एक्सप्लोर करने, जो है साली गंगा रिवर पॉइंट। यहाँ के जो रिवर के पानी है ना, उसे साली गंगा कहते हैं। यहाँ के जो पानी होता है वो यहाँ के पत्थर से टकराता है, उसकी वजह से उसका जो कलर है वो दूध की तरह लगता है और इसीलिए इसे दूध पथरी कहते हैं। उसके बाद आप एक और बहुत ही अच्छी जगह जा सकते हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ का व्यू जो आपको मिलने के बाद आप दूध पथरी के स्टार्टिंग पॉइंट आ जाइए। यहाँ आपको मस्त खाना मिलेगा, तो आप यहाँ खाना वाना कर सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। उसके बाद आप चले आइए श्रीनगर अपने होटल में। अब आप 50 डेज में निकल जाइए पहलगाम के लिए। रास्ते में आपको सैफरोन के खेत और दुकान मिलेंगे, जहाँ से आप केसर, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और कश्मीर के फेमस चाय काबा भी ट्राई कर सकते हैं। और रास्ते में आपको एप्पल वैली भी मिलेंगे, जहां आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन एप्पल्स आपको अगस्त और सितंबर महीने के आसपास में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप यहां एप्पल के जूस और सेब के अचार वगैरह खरीद सकते हैं। फिर आप ब्यूटीफुल रास्ते को एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाइए पहलगाम। पहलगाम के टूरिस्ट पैलेसेस घूमने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप पहलगाम में घूमने के लिए यहाँ अपने कार या टैक्सी, जिससे आप पूरा कश्मीर घूम रहे हैं, उसके थ्रू आप पहलगाम में नहीं घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनियन की गाड़ी अलग से बुक करनी पड़ती है। अब ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे ऐसा ना कि यहाँ के लोगों के लिए भी यही रोजगार है। अगर बाहर की गाड़ियाँ यहाँ आएंगी, वही साइट सीन कराएंगी, तो यहाँ के लोग क्या खाएंगे फिर? उनके लिए ये रोजगार बनाया है कि भाई
उस गांव में जितनी भी गाड़ी आएंगी तो यही घुमाएंगे। टैक्सी स्टैंड पर आपको यूनियन की गाड़ियों का लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें यूनियन के अलग अलग रेट्स होते हैं और वो आपको कहां कहां घुमाएंगे वो भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। तो यहाँ से यहाँ के गाड़ी को बुक करके निकल जाइए पहलगाम के टूरिस्ट पैलेसेस को कवर करने। तो आप सबसे पहले निकल जाइए आरू वैली के लिए। आरू वैली टैक्सी स्टैंड से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप विंटर में आरू वैली आएंगे तो यहाँ आपको स्नो ही स्नो देखने को मिलेगा और यहाँ माउंटेन्स आपको स्नो से ढकी हुई मिलेगी। बोले तो ये पूरा वैली आपको स्नो से ढकी हुई मिलेगी। जब आप समर में आरू वैली आएंगे तो हरी भरी घास, माउंटेन्स और पाइन के पेड़ सभी मिलकर आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत व्यू प्रस्तुत करते हैं। आरू वैली नाम यहाँ के आरू गांव के नाम पर पड़ा है। ये जो आप गांव देख रहे हैं ये है आरू गांव। यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ आपको किराना दुकान यानी जनरल स्टोर देखने को मिलेंगे। तो आप आरू वैली के साथ आरू विलेज को भी विजिट कर सकते हैं। आरू वैली में आप कश्मीरी ड्रेसेज को ट्राई करके फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, जिससे आप अपनी एक अलग ही मेमोरी क्रिएट कर पाएंगे। आरू वैली के स्नो एक्टिविटीज में आप स्लेज कर सकते हैं, पोनी राइड कर सकते हैं, जिसमें घोड़े के थ्रू आपको आरू वैली के मेन स्थान के अलावे और भी 5-6 टूरिस्ट अट्रैक्शन को कवर कर पाएंगे, जिसमें है रिवर पॉइंट, केव यानी गुफा, कूट पटारी, ग्रेन टॉप, आरू वैली, लीडर वैली। तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। आरू वैली के बाद आप आ जाइए बेताब वैली, जो आरू वैली से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बेताब वैली का पुराना नाम होगन वैली था, लेकिन जब यहाँ 1983 में सनी देओल की एक मूवी की शूटिंग हुई जिसका नाम था बेताब, तो शूटिंग के बाद इस वैली का नाम बेताब वैली कर दिया गया। यह अंदर से घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप इसे एक तरह का गार्डन बोल सकते हैं, बड़ा सा गार्डन जिसमें आपको बहुत सारे स्नो नजर आएगी। और अगर आप समर के टाइम यहाँ आते हैं तो दूर दूर तक ग्रीनरी नजर आएगी। आप निकल जाइए चंदनबाड़ी के लिए, जो बेताब वैली से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप चंदनबाड़ी के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे तब आपको यहाँ अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप ये जो रास्ता देख रहे हैं यही रास्ता जाती है अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ओर, और यहाँ से गुफा की दूरी 32 किलोमीटर है। ये एबीसी वैली यानी आरू वैली, बेताब वैली और चंदनबाड़ी को एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल जाइए वेस्टर्न वैली के लिए, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वेस्टर्न वैली पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है पोनी राइड और दूसरा है ट्रेकिंग। तो सबसे पहले आपको पहलगाम के केंद्रीय विद्यालय तक आना होगा, क्योंकि वहीं से ट्रेकिंग स्टार्ट होती है और यहाँ से वेस्टर्न वैली की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसमें 1 घंटा का समय लगेगा। रास्ते में आप कुछ व्यू पॉइंट भी एंजॉय कर पाएंगे, जैसे पहलगाम वैली और कश्मीर वैली। रास्ते में कुछ जगह पर बैठने की अरेंजमेंट भी है, जहाँ पर आप रेस्ट करते हुए इस सफर को कंटिन्यू
कर पाएंगे। तो रास्ते को एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाइए वैष्णव वैली। दोस्तों इसका फर्स्ट इम्प्रेशन आपका दिल जीत लेगी। वैसे इसका एंट्री टिकट एडल्ट के लिए 30 रुपया है और चिल्ड्रन के लिए 15 रुपया है। दोस्तों जब आप विंटर में वैष्णव वैली यानी मिनी स्विट्जरलैंड आएंगे तो वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। से 350 रहता है। फिर आते हैं जिप लाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जिप लाइन भी कराई जाती है जिसका कॉस्ट 350 से 400 रुपया पर पर्सन रहता है। फिर आप यहाँ ये जंपिंग भी कर सकते हैं जो कि 2 बार कराया जाता है, एक स्मॉल वाला और एक लंबा वाला। और यहाँ बॉल राइड भी कराते हैं जिसमें 2 पर्सन के 500 रुपया लेते हैं और 1 पर्सन के 300 रुपया लेते हैं। तो आप वैष्णव वैली में ये सब एक्टिविटीज एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ आपको कश्मीरी ड्रेसेज भी भाड़े पर मिलती है जो पहनकर आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं और इसका प्राइस भी 100 से 150 के आसपास होते हैं। तो आप वैष्णव वैली यानी मिनी स्विट्जरलैंड को एंजॉय करने के बाद आप पहलगाम में बहुत से टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप आ सकते हैं श्री ममलेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ माँ पार्वती जी ने गणेश जी का निर्माण किए थे और गणेश जी को द्वारपाल के रूप में यही खड़ा किए थे और भगवान शिव आए तो यही गणेश जी का सिर काटे थे और फिर हाथी का सिर भी यहीं लगाए थे। इसलिए इस स्थान को काफी पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर आपको नंदी जी के 2 सिर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप और भी मंदिर जा सकते हैं जिनका नाम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप पहलगाम के मार्केट भी जा सकते हैं जहाँ आपको शॉपिंग के लिए कपड़े के दुकान देखने को मिलेंगे जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। फिर आप 6 डे में निकल जाइए ऑफ बीट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने जहाँ 80 to 90% लोग नहीं जाते। तो आप सबसे पहले सुबह सुबह निकल जाइए अरावल वाटरफॉल्स के लिए जो कि श्रीनगर से 66 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप अरावल वाटरफॉल के रोड में पहुँचेंगे तो वहाँ आपको 20 रुपया पर ट्रिप के हिसाब से वे आपको टोकन देते हैं। और बेसिकली वाटरफॉल एक पार्क के अंदर है जिसका एंट्री टिकट 10 रुपया पर पर्सन है। तो आप पार्क में एंट्री करके वहाँ घूम फिर सकते हैं। जब आप समर में पार्क में आएंगे तो पार्क आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। और वही अगर आप विंटर में इस पार्क में आएंगे तो पार्क आपको स्नो से भरी मिलेगी। पार्क में घूमने के बाद आप निकल जाइए अरावल वाटरफॉल्स की ओर। दोस्तों यहाँ आपको एक बैनर देखने को मिल रहा होगा, योर लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन ए सेल्फी। अब यहाँ ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ 3-4 लोगों की जान वाटरफॉल्स के पास जाकर सेल्फी लेने में गई है, इसलिए यहाँ सेफ्टी भी बरती गई है। दोस्तों ये जो पानी आता देख रहे हैं ये अरावल वाटरफॉल से ही आ रहा है और ये रहा अरावल वाटरफॉल्स। दोस्तों समर में आप आएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा और जब आप यहाँ विंटर में आएंगे तो यहाँ का नजारा आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। और विंटर में वाटरफॉल्स की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। तो आप अरावल वाटरफॉल्स को एंजॉय करने के बाद अब आप निकल जाइए चतपल के लिए जो कि यहाँ से 73 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और श्रीनगर से चतपल की दूरी 88 किलोमीटर है। चतपल एक फॉरेस्ट एरिया है और यह पीसफुल जगह पर ज्यादातर लोग पिकनिक पर आते हैं। तो अगर आप एक शांत, खूबसूरत और एक ऐसी जगह जहाँ ज्यादातर लोग नहीं जाते वहाँ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं।
चतपल के बाद आप निकल जाइए सिंथन टॉप के लिए। दोस्तों अगर आप समर में कश्मीर घूमने आए हैं और आपको कहीं भी स्नो देखने को नहीं मिला तो आप सिंथन टॉप पर आ सकते हैं। यहाँ आपको स्नो पक्का देखने को मिलेगा। और वही विंटर सीजन यानी दिसंबर से मार्च तक यहाँ इतना हैवी स्नो होता है कि गवर्नमेंट यहाँ आने का अलाउ नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी कम स्नो होती है तो यहाँ जाने की एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगे, जैसे पोनी राइड, स्नो बाइक्स, स्लेज और स्की। लेकिन मुझे यहाँ बेस्ट लगा स्लेजिंग, जिसमें आप ऊपर जाकर नीचे की ओर स्लेज करते आते हैं। तो सिंथन टॉप पर एंजॉय करने के बाद आप निकल जाइए बंगस वैली के लिए, जो आप 1 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। बंगस वैली एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। हरी भरी मैदान देखने को मिलेगी। इस वैली के बीचों बीच एक छोटा सा रिवर क्रॉस करती हुई जाती है, जहां आप मस्त ठंडे ठंडे पानी में मस्ती कर सकते हैं। आप जब भी बंगस वैली जाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि यहां आपको कोई भी खाने पीने के स्टोर नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए खाना बाना करके आएं। और हो सके तो कुछ स्नैक्स। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है जो आपका दिल जीत लेगी। गुरेज वैली के अलावा आपको स्क्रीन पर और भी ऑफबीट प्लेसेस के नेम शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो अब बात आती है कश्मीर घूमने के लिए कौन सा महीना सही रहेगा। तो कश्मीर विजिट करने का बेस्ट टाइम 12 महीना है। कश्मीर में आप किसी भी दिन और किसी भी महीना विजिट कर सकते हैं। हर समय आपको कश्मीर का अलग रूप देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर आप पूरा कश्मीर स्नोफॉल से ढका देखना चाहते हैं तो जनवरी और फरवरी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वही अगर आप कश्मीर की हरी भरी वादियों को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर ट्यूलिप गार्डन और कश्मीर के गार्डन्स की ब्यूटी देखना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कश्मीर घूमने में 2 लोगों का कुल कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की होटल्स की। तो हम एक दिन का किराया 1200 लेकर चलते हैं, तो ये रहा होटल्स का खर्चा। फिर आते हैं कार रेंट एंड टैक्सी पर। कार का किराया एक दिन का 2500 लेकर चलते हैं, तो ये रहा कार का खर्चा। और प्लस में कभी कभी लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी तो उसका हम 5000 अलग से जोड़ लेते हैं। और फिर 3000 खाने पर ले लेते हैं। फिर आते हैं साइट सीइंग का खर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलमर्ग की। तो आप गुलमर्ग में गोंडोला राइड करेंगे, स्नो एक्टिविटीज भी करेंगे, तो हम गुलमर्ग घूमने में 5000 ले लेते हैं। फिर आते हैं सोनमर्ग पर। तो सोनमर्ग घूमने में 3000 रुपया ले लेते हैं। फिर आते हैं श्रीनगर पर। तो श्रीनगर घूमने में 1000 रुपया ले लेते हैं और 1000 दूध पथरी घूमने का ले लेते हैं। 3000 पहलगाम घूमने को ले लेते हैं और 4800 ऑफबीट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने को ले लेते हैं। तो 6 दिन कश्मीर में 2 लोगों का खर्चा 48,000 आता है, जिसमें एक आदमी का खर्चा 24,000 आएंगे। तो दोस्तों अगर आप कश्मीर घूमने के बाद गोवा घूमने की प्लानिंग बनाने वाले हैं तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप कश्मीर के पहले माता वैष्णो देवी यात्रा करने वाले हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं इन दोनों वीडियो में A to Z कंप्लीट ट्रेवल गाइड दिया हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप लेफ्ट राइट कोई भी क्लिक कीजिए, मैं मिलूंगा आपको वहीं। जय हिंद, जय भारत।